Bismillahirrahmanirrahim. We're gonna start our discussion with autonomic nervous system. So we already know conventionally there are two types, sympathetic and parasympathetic, and we will go into detail that sympathetic is fight and flight, and parasympathetic is rest and digest. We just gonna switch on to what is being asked in exam. So mainly they ask the root values. So sympathetic is we know lumbar, but what are the values? So it is very easy to memorize. T comes first in thoraco, so that becomes T1. L comes second, that becomes L2. So T1 to L2 is thoracolumbar outflow. Now parasympathetic is craniosacral outflow. Sacral is um, from S2, S3 and S4. But what about cranial component? So cranial component we memorize by formula 1973. That is like the third cranial nerve, seventh cranial nerve, ninth cranial nerve, and one we take is 10. So 10th cranial nerve. So in simple words, T1 to L2 thoracolumbar outflow sympathetic, 3, 7, 9, 10 cranial nerves, S2, S3, S4 sacral segment is parasympathetic outflow. न्यूरोनल कनेक्शन रिसेप्टर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमें पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। एक न्यूरॉन होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक वो होता है जो क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, स्पेशली लेटरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, और वो खत्म होता है एक गैंग्लियन पे। और पोस्ट गैंग्लियोनिक वो होता है जो गैंग्लियन से निकलता है और इफेक्टर ऑर्गन्स पे जिसको सप्लाई करके करता है उस पे खत्म होता है। तो वन इज प्री गैंग्लियोनिक एंड द अदर वन इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इंपॉर्टेंट बात अभी यह है कि इसके रिसेप्टर्स कौन से होंगे और इसका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब ये है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसका प्री गैंग्लियोनिक जो है वो रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, और जो गैंग्लियन पे खत्म होगा तो उधर रिसेप्टर होगा निकोटिनिक रिसेप्टर। अच्छा, पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी यही है कि इसका प्री गैंग्लियोनिक रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, और जो गैंग्लियन पे खत्म होगा वहां पे रिसेप्टर होगा निकोटिनिक रिसेप्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पहला न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है वो रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, और उसका रिसेप्टर होगा निकोटिनिक रिसेप्टर। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होता है, जिसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, वो भी स्पाइनल कॉर्ड से निकल के मसल्स पे ख़त्म होता है और एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, जबकि उसका भी रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसका जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स है ये कभी कभी एड्रिनल ग्लैंड पे ख़त्म होता है, तो उधर भी इसका रिसेप्टर निकोटिनिक ही होता है। एंड दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। अक्सर आपसे पूछते हैं कि एड्रीनी मेडुला पे कौन सा, और हम गलती में अल्फा और बीटा पे क्लिक कर देते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, पोस्ट गैंग्लियनिक इनके डिफरेंट होते हैं। दो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, मेनली नॉरएपिनेफ्रिन। और जो पैरासिम्पथेटिक का है ये वही एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, लेकिन दिस टाइम द रिसेप्टर इज मस्करीनिक रिसेप्टर, और इसका रिसेप्टर होगा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है। तो अच्छा, फाइबर्स जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जो प्री गैंग्लियनिक, पैरासिम्पथेटिक और पोस्ट गैंग्लियनिक है, वो बहुत सिंपल है कि आराम से एक लंबा सा प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पथेटिक का आ जाता है, एक गैंग्लियन पे ख़त्म हो जाता है, और एक छोटा सा पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर देके बात ख़त्म कर देता है। अब जो प्रॉब्लम है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्री टाइप्स के फाइबर्स देता है, इसलिए ज़रा गौर से इसको सुनिए। ये आ गया thoracolumbar रीजन से इसका
प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो कि माइलिनेटेड है, ठीक है, और माइलिनेटेड वाइट होते हैं, और ये है इसके सामने पेरावर्टिब्रल गैंग्लियन जो मैंने एक कॉलम सा बनाया हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये थ्रू वाइट रेमाई कम्युनिकेट इसमें दाखिल हो जाएगा, साइनेप्स करेगा गैंग्लियन के साथ, और थ्रू ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस बाहर निकलेगा। इसको ग्रे इसलिए कहते हैं कि इसमें माइलिनेशन नहीं होती, और इसको वाइट रेमाई कम्युनिकेंस इसलिए कहते हैं कि ये माइलिनेटेड होता है। तो ये हो गए gray rami communicants, white rami communicants, and first type of fibers that enters the paravertebral ganglion, synapse there, and leaves the paravertebral ganglion. जो सेकंड टाइप के फाइबर्स हैं वो हैं, आ जाते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में, ऊपर की तरफ चले जाते हैं और वहां पे प्लेक्सिस बनाते हैं। और वो प्लेक्सिस कौन कौन से होते हैं, कार्डियक प्लेक्सिस, इसोफेजियल प्लेक्सिस, और पल्मोनरी या ब्रोंकियल प्लेक्सिस। अच्छा, अब जो थर्ड टाइप के फाइबर्स हैं उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो सीधे एज ए माइलिनेटेड फाइबर आ जाते हैं और बगैर यहाँ पे माइलिन साइनेप्स किए निकल जाते हैं, और इस फाइबर्स को हम कहते हैं स्पेंटिक नर्व्स। और ये तीन टाइप्स के होते हैं, ग्रेटर, लेसर, एंड समटाइम लोअर स्पेंटिक नर्व, जो मोस्टली गट और एसोसिएटेड ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। रिसेप्टर्स बहुत इजी हैं, रिसेप्टर्स को बस ऐसे याद रखना है कि M1 रिसेप्टर्स ब्रेन में होता है, मस्करीने का M2 हार्ट में होता है, M3 एवरीवेयर होता है। एवरीवेयर का मतलब यह है कि ब्रेन और हार्ट के अलावा जो भी जगह आपको नजर आए वहां पे M3 होता है। जैसे GI में M3 होता है, ब्रोंकियल मसल्स में M3 होता है, ब्लैडर में M3 होता है, और आई में M3 होता है। और इसका काम क्या होता है, अच्छा वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। अल्फा 1 ब्लड वेसल्स और स्पेंटर को सप्लाई करते हैं, और ये यहाँ पे मैंने एक अल्फा ड्रग किया है, तो इसके लिम्स जो है ब्लड वेसल्स को शो करते हैं, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ये स्पेंटर को शो करता है। तो इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो अल्फा 1 इन द ब्लड वेसल्स एंड स्पेंटर्स, अल्फा 2 जो है वो PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से याद रखें, पेंक्रियास, प्लेटलेट्स और प्रीगैंग्लियनिक नर्व्स में होते हैं। अल्फा बीटा 1 जो है वो हार्ट में होते हैं, और बीटा 2 स्मूथ मसल्स में होते हैं, लाइक ब्रोंकियल मसल्स, यूट्रस एटसेट्रा। कौन से रिसेप्टर्स एक्टिवेटरी है और कौन से इनहिबिटरी है, तो ये याद रखें कि जो रिसेप्टर्स जो है उसमें 2 आता है तो that will be generally inhibitory, like inhibitory is M2, तो ये हर्ट को इनहिबिट करेगा। अल्फा 2 that is 2 inhibitory on its pancreas, platelets and preganglionic nerves function, and beta 2 that is inhibitory, like it will cause muscles of the bronchial tree to dilate and also cause uterus dilation, that is why it is used as a tocolytic and bronchodilator in bronchial asthma. Okay, now the last point, that is the functional organization of autonomic nervous system. यहाँ पे हम सिर्फ पैरासिम्पथेटिक का फंक्शन देंगे और सिंपथेटिक का हम इसके अपोजिट करेंगे। सो पैरासिम्पथेटिक का फंक्शन अगर आप ये 3 पॉइंट्स याद रखो तो इंशाल्लाह आपको फिर कभी नहीं भूलेगा कि ये इंक्रीजेस एवरी सिंगल secretions in the body, it decreases the heart activity, and it increases the smooth muscle contraction. So now let me elaborate it. अच्छा, सिंगल सिक्रीशन से मतलब ये है कि अगर ये आई में सिक्रीशन ज्यादा करेगा तो वी विल कॉट इंक्रीज लेक्रिमेशन। उसके बाद माउथ आता है तो माउथ की सिक्रीशन इज सलाइवेशन, और ये जीआई में सिक्रीशन ज्यादा करेगा दैट कैन लीड टू डायरिया, इवन इट कैन इंक्रीज यूरिनेशन। और अगर कोई पैरासिम्पथेटिक वाला ड्रग आपने यूज किया हो तो दैट आल्सो इंक्रीज स्वेटिंग। दो के स्वेटिंग को फाइबर सिंपैथेटिक सप्लाई करते हैं, लेकिन उनके रिसेप्टर्स मस्करीनिक होते हैं, इसलिए जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं वो स्वेटिंग ज्यादा करेंगे। अच्छा, इट डिक्रीजेस द हार्ट एक्टिविटी, इस सिंपल बात है कि ये हार्ट रेट को कम करेगा,
कंट्रेक्टिलिटी को कम करेगा और कंडक्शन को कम करेगा। स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, फिर वही बात कि अगर ये आई के स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करे तो प्यूपिल साइज कम करेगा, दैट इज मायोसिस। अगर जीआई के मसल्स पे एक्ट करे तो इट इंक्रीजेस इट्स कंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड हाइपरडिफिकेशन या इवन कैन कॉज डायरिया। और अगर ये ब्लैडर के स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा तो दैट विल कॉज इंक्रीज ब्लैडर कंट्रैक्शन लीडिंग टू यूरिनेशन। अब पैरासिम्पथेटिक का अपोजिट जो है वो सिंपैथेटिक है। तो सिंपैथेटिक इज जस्ट अपोजिट कर लें इसका, दैट इज डिक्रीजेस सिक्रीशन, ठीक है। इट इंक्रीजेस सीवीएस एक्टिविटी। तो इंक्रीज में ये वही ड्रोमोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, मतलब कंट्रेक्टिलिटी, कंडक्शन, हर एक एस्पेक्ट हार्ट का इंक्रीज करेगा और ये स्मूथ मसल डायलेशन करेगा। दैट इज वाई अगर आप लोगों को याद हो तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट्स होते हैं जैसे कि सल्ब्यूटामॉल, तो वो हम यूज करते हैं टू डायलेट द ब्रोंकियल ट्री, टू रिलीव द ब्रोंकियल एस्थमा। यूट्रस पे वही एक्ट करता है, यूट्रस को रिलैक्स करता है और दैट रिलैक्सेशन रिजल्ट इन टोकोलिटिक एक्टिविटी। इट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो उस पर हम एक शॉर्ट वीडियो और भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।